नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार पांडे, एसोसिएट प्रोफेसर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग, छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। आज के लेक्चर में हम मीडिया स्वामित्व सब्जेक्ट को लेकर आए हुए हैं। इस लेक्चर को देखने के बाद हम जान पाएंगे कि भारत में मीडिया स्वामित्व का क्या प्रारूप है, एकल मीडिया स्वामित्व क्या है, साझेदारी स्वामित्व क्या है, मिश्रित पूंजी कंपनी स्वामित्व क्या है, सहकारी स्वामित्व क्या है, फ्रेंचाइजी व अन्य व्यवस्थाओं के बारे में भी जान सकेंगे। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि मीडिया को संचालित करने वाले लोग क्या योग्यता रखते हैं, उसके लिए कायदे कानून क्या हैं और मीडिया को संचालित करने के लिए क्या योग्यता जरूरी होती है। भारत में मीडिया स्वामित्व का अलग अलग स्वरूप देखा जा सकता है। मीडिया स्वामित्व के बारे में एकल स्वामित्व भी है तो साझेदारी स्वामित्व भी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीडिया संचालन कर रही है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी। देश में सहकारिता के आधार पर भी मीडिया का संचालन हो रहा है तो धार्मिक आधार पर भी मीडिया को संचालित किया जा रहा है। इस तरह से मीडिया के संचालन के लिए स्वामित्व में विविधता भरा है। इसके बावजूद सभी मीडिया संस्थान प्रेस रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीकृत होते हैं। प्रेस रजिस्ट्रार उनके क्रियाकलापों पर निगरानी करता है तथा उनका लेखा जोखा भी रखते हैं। वह प्रेस की स्वतंत्रता में कहीं बाधक नहीं होते हैं, लेकिन कानूनों से बंधे मीडिया समूहों को अपने उद्देश्यों व क्रियाकलापों का एक घोषणा पत्र प्रेस रजिस्ट्रार के नामित प्रतिनिधि, डिविजनल मजिस्ट्रेट या उसी के समकक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। भारत में इसके लिए प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 यानी 1867 भी पारित किया गया है। यह अधिनियम भारत का सबसे प्राचीनतम जीवित प्रेस कानून है। मीडिया स्वामित्व के बारे में कहना है कि मीडिया क्षेत्र की विडंबना यह रही है कि इसमें पूंजी का खास महत्व होता है, लेकिन पूंजी इसकी सफलता के लिए निर्भर नहीं करती है। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पाठकों या दर्शकों को खरीदा नहीं जा सकता। भारत में किसी भी मीडिया के संचालन के लिए सबसे पहले उसके स्वामित्व के स्वरूप का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि मीडिया समूह द्वारा अपने प्रेस के प्रकाशन या प्रसारण के लिए शीर्षक आवंटन के समय ही सबसे पहले उसके स्वामी का उल्लेख करना आवश्यक होता है। यदि प्रेस के स्वामी किसी फर्म या कंपनी का अंशधारक या प्रबंधक होता है तो अपने नाम के साथ दूसरे कॉलम में उक्त कंपनी या फर्म का नाम देना आवश्यक होता है। इसके बिना किसी प्रेस के लिए शीर्षक आवंटन मुमकिन नहीं हो सकता है। समाचार पत्रों की स्वामित्व पर यदि दृष्टि डालें तो मूलतः 4 प्रकार के स्वामित्व दिखाई पड़ते हैं। पहला है एकल स्वामित्व। इस पद्धति का निर्धारण, इस पद्धति का अभिप्राय यह है कि जब किसी मीडिया संस्थान का संपूर्ण मालिकाना हक का स्वामी एक ही व्यक्ति रहता है तो वह व्यवसाय एकल स्वामित्व पद्धति के अंतर्गत आता है। इसे सर्व स्वामित्व के तौर पर भी जाना जाता है। इस प्रारूप में एक व्यक्ति समस्त संस्थान का नियामक, रीति नीति निर्धारक व कानूनी मालिक होता है। वह समस्त निर्णयों, प्रगति व कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होता है। समाचार पत्रों के व्यवसाय में इस पद्धति के अंतर्गत अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं।
इस पद्धति में प्रकाशित अखबार की छवि से मालिक की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। एकल स्वामित्व में व्यापार संबंधी निर्णय एवं प्रबंधन व्यवस्था सभी मालिक की इच्छानुसार होता है। भारत में प्रथम समाचार पत्र हिकी गजट भी एकल स्वामित्व पद्धति के अंतर्गत प्रकाशित हुआ था। आज भी यह पद्धति लोकप्रिय मानी जाती है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें मालिक अपने व्यवसाय को लगातार वृद्धि की ओर ले जाने का प्रयत्न करता है तथा अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहता है। इससे वह अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त करने में सफल होता है। वह अपने मीडिया व्यवसाय से संबंधित सारे महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं लेता है। वह अपने प्रकाशन से संबंधित श्रेष्ठ कर्मचारियों का चयन करता है। व्यवसाय में उत्पन्न कठिनाइयों का निदान वह स्वयं करता है। इस व्यवस्था में कठोर अनुशासन दिखाई पड़ता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में एकल स्वामित्वाधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह पूंजीपति हो, क्योंकि आज अच्छी मशीनों के साथ अच्छे पत्रकारों की व्यवस्था करने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। बिना बड़ी पूंजी के किसी समाचार पत्र का प्रकाशन संभव नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था में साझेदारी के झगड़ों से संस्थान दूर रहता है। इसके फायदे यह हैं कि इस पद्धति में जो भी मालिक होता है उसकी मेहनत का फल उसे अकेले ही प्राप्त होता है तथा अधिक से अधिक धन की प्राप्ति के लिए साथ ही अपनी प्रसिद्धि के लिए वह बहुत परिश्रम एवं लगन से अपने व्यवसाय को बढ़ाता है। इस पद्धति में समस्त जिम्मेदारियां एक ही व्यक्ति के ऊपर होने के कारण वह बहुत सोच समझकर निर्णय लेता है तथा सभी निर्णय वह अपने पत्र की साख एवं स्वयं की प्रतिष्ठा के अनुरूप करता है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि मालिक की मृत्यु के उपरांत व्यवसाय अर्थात समाचार पत्रों का प्रकाशन बंद हो जाता है, या एकल स्वामित्व अधिकारी उत्तराधिकारी होते हैं तो इस स्थिति का समाधान आसानी से नहीं हो पाता है। मालिक द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें यदि भूलवश ही गलत निर्णय ले लिया जाता है तो संपूर्ण मेहनत बर्बाद होने की स्थिति बन जाती है, जिससे संस्थान का नुकसान होता है, संस्थान गर्त में चला जाता है। अब चर्चा करते हैं साझेदारी स्वामित्व की। साझेदारी स्वामित्व उद्योग और व्यवसाय को चलाने के लिए जब मनुष्य को दूसरे के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई तो साझेदारी प्रथा का जन्म हुआ। मीडिया में बढ़ते व्यवसायीकरण को देखते हुए तमाम व्यावसायिक कंपनियों ने मीडिया में अपने मुनाफे कमाने के लिए हिस्सेदारी करने लगी। व्यावसायिक घरानों के इस प्रयास में साझेदारी प्रथा ज़्यादा मजबूत होकर उभरी। इस प्रारूप में संस्थान या निकाय के एक या अधिक भागीदार या साझेदार होते हैं। वे संस्थान की रीति नीति, लाभ हानि, लागत, संचालन आदि के लिए आपसी सहमति के आधार पर नियम व शर्तें तय करते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यानी 1872 की धारा 239 के अनुसार जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई व्यवसाय या कार्य करते हैं तथा उसके लाभ हानि का हिस्सा बांटने का अनुबंध होता है तो उसे साझेदारी कहते हैं। भारत में सन 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार साझेदारी ऐसे व्यक्तियों का संबंध है जिन्होंने किसी व्यापार के लाभों में हिस्सा बटाने का अनुबंध किया, जिससे वे सब मिलकर चलाते हैं अथवा उन सब की ओर कार्यशील कोई एक चलाता है।
साझेदारी के आवश्यक तत्व यह हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक होता है, लेकिन उसमें 20 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकते। व्यक्तियों में पारस्परिक अनुबंध होना चाहिए। कारोबार विद्यमान होना चाहिए। अनुबंध में लाभ हानि बांटने का प्राविधान होना चाहिए, अर्थात हिस्सेदारी का प्रतिशत स्पष्ट होना चाहिए। साझेदारी का संचालन सब साझेदारों के द्वारा या उनकी ओर से कार्यशील किसी एक साझेदार द्वारा किया जाना चाहिए। साझेदारी में कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि ऐच्छिक साझेदारी, निश्चित अवधि की साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, सामान्य साझेदारी, सीमित साझेदारी, अवैध साझेदारी। साझेदारों के ये प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे सामान्य या वास्तविक साझेदार, गोपनीय साझेदार, निष्क्रिय या सुसुप्त साझेदार, केवल लाभ के साझेदार। लाभ में यह होना चाहिए कि साझेदारी व्यवस्था में दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, जिस कारण व्यवसाय करने में सुविधा होती है तथा व्यापारिक मुश्किलें आसानी से हल की जा सकती हैं। जितने भी साझेदार होते हैं वह आपसी संबंधों का उपयोग कर व्यवसाय को कम से कम समय में ही शिखर की ओर ले जाते हैं, कंपनी को फायदे की ओर लेकर जाते हैं। साझेदारों की थोड़ी थोड़ी भी चल अचल संपत्ति होने व साख होने से जल्द ही ऋण की प्राप्ति हो जाती है और उनके थोड़े थोड़े से ही प्रयासों से कंपनी फायदे में पहुंचने लगती है। कंपनी को लाभ की स्थिति मिलने लगती है। इसके नुकसान यह हैं कि साझेदारी हमेशा विश्वास पर कायम होती है। जैसे ही किसी साझेदार को दूसरे पर अविश्वास होता है, तब साझेदारी में विघटन होने लगता है तथा फिर व्यवसाय पर एकाधिकार करने की होड़ में आपस में ही विवाद बढ़ने लगता है, जिस कारण फर्म या संस्था की छवि धूमिल होती है। कार्यकुशलता का ध्यान नहीं दिया जाता है। साझेदारी में अयोग्य होने पर साझेदार भी बराबर के लाभ का अधिकारी होता है। साझेदारी में फर्म की छवि का उपयोग साझेदार व्यक्तित्व या व्यक्तिगत कार्य में करने लगते हैं। मिश्रित पूंजी कंपनी यह भी कंपनी है जो कि मीडिया स्वामित्व के लिए प्रयास करती है या मीडिया स्वामित्व में जिसका प्रभाव होता है मीडिया स्वामित्व कर सकती है। भारत में कंपनी प्रथा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रारंभ हुई थी। 1844 में इंग्लैंड की संसद ने संयुक्त कंपनीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम पारित किया। 1947 में भारत विभाजन के पश्चात देश में राजनीतिक एवं शासकीय क्षेत्र भारी परिवर्तन हुए और सन 1956 में नया कंपनी अधिनियम पारित हुआ। चूँकि मीडिया सेक्टर में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, इसलिए मिश्रित पूंजी कंपनी का क्रेज इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ा है। इसमें छोटी छोटी पूंजी मिलाकर एक बड़ी पूंजी का निर्माण होता है। अब तो भारत सरकार ने मीडिया के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी अंशधारिता को मंजूरी दे दी है। इसमें सदस्यों की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन 50 से अधिक सदस्य नहीं लिए जा सकते। कंपनी 3 प्रकार की होती है। पहला, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस प्रकार के संगठन में व्यक्तिगत तौर पर स्वामित्व वाली इकाई में बहुत से लोग अंशधारक होते हैं। संस्थान के नियमों व नीतियों के अनुरूप वे अंशधारिता के आधार पर संस्थानिक कार्यों व नियमन में हिस्सेदारी निभाते हैं। इस तरह के संचालित मीडिया संस्थान कंपनी की एक शाखा के रूप में चलाए जाते हैं। वर्तमान में कई कंपनियों ने
मीडिया समूहों में अपने शेयर लगा रखे हैं। शासकीय कंपनी भी मीडिया का स्वामित्व करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 617 के अनुसार सरकारी कंपनी जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या दोनों की पूंजी मिली होती है, इससे संबंधित संस्थानों का नीति निर्धारण सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस तरह के प्रकाशन व्यवस्था में सरकारी संस्थान अपनी उपलब्धियों के बखान के साथ जनहित में संस्थान द्वारा चलाए जा रहे अभियानों व कार्यों आदि का प्रकाशन करते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए एक अलग प्रकाशन विभाग खोल रखा है। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। इस प्रारूप में आधारभूत रूप में प्रक्रिया प्राइवेट लिमिटेड की तरह ही होती है, पर इसके स्वामित्व व नियमन के लिए सरकार या उसकी एजेंसी प्राधिकृत होती है। लोक कल्याण व समाज कल्याण के लिए बड़े व्यापारिक घराने, व्यक्ति, सरकार या अन्य के माध्यम से ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। इसमें सभी लोग सहभागिता के आधार पर कार्य करते हैं। ट्रस्ट का पूरा कार्यकलाप उसके द्वारा निर्धारित नियमों व प्रक्रिया के अनुसार होता है। मीडिया के स्वामित्व के लिए कुछ सहकारी समितियां भी अपना कार्य करती हैं। जिन्हें सहकारी समितियों के माध्यम से चलाए जा रहे प्रेस को सहकारी प्रेस भी कहा जाता है। एक उद्देश्य व आधार को लेकर कानूनी रूप से गठित समिति जो निर्धारित प्रक्रिया व उद्देश्यों की पूर्ति करती है, सहकारी समिति कहलाती है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जनपद से प्रकाशित हिंदी दैनिक जनमोर्चा समाचार पत्र इसी श्रृंखला की उपज है। इसमें जन सहभागिता व उसके हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। धार्मिक संस्थान भी मीडिया को संचालित करते हैं। धार्मिक संस्थान अपने स्रोतों से एक निकाय स्थापित कर मीडिया की गतिविधियां संचालित करते हैं। इनमें अपने धर्म व विचारधारा की प्रस्तुति का फैलाव ज़्यादा होता है। वर्तमान में लगभग सभी धार्मिक संगठनों की अपनी पत्रिकाएं या समाचार पत्र हैं। फ्रेंचाइजी के भी माध्यम से मीडिया के क्षेत्र में मालिकाना हक रखा जाता है और मीडिया को संचालित किया जाता है। मीडिया क्षेत्र के बड़े संस्थान अपने स्रोतों को अन्य बड़े क्षेत्रों तक फैलाने के उद्देश्य से किसी क्षेत्र विशेष में अपने शर्तों व नीति के अनुरूप कार्य करने के लिए अनुज्ञा जारी करते हैं, जो फ्रेंचाइजी कहलाती है। फ्रेंचाइजी प्राप्तकर्ता संस्थान के नाम व शाख का इस्तेमाल करने की एवज में एक निश्चित राशि का भुगतान करता है। संस्थान की संचालन प्रक्रिया मूल संस्था की रीति नीति ही होती है। वर्तमान में इस विधा का चलन तेजी से बढ़ा है। आज़ादी के समय या उससे पहले से संचालित हो रहे समाचार पत्र जो कि अब बंद हो चुके हैं या बंदी के कगार पर हैं, इस प्रारूप के आने के बाद फिर से पुनर्जीवित होने लगे हैं। इस तरह उनके तमाम देश भर में फ्रेंचाइजी संस्करण खुल चुके हैं। इस तरह हम कह सकते हैं सारांश में मीडिया स्वामित्व के लिए अलग अलग स्वरूप भारत में देखे जा सकते हैं। मीडिया स्वामित्व की विविधताओं के कारण यह मिशन से प्रोफेशन में बदल चुका है। आज तमाम लोगों की आजीविका का साधन भी बन गया है। पूंजी निवेश की विभिन्न प्रविधियों के कारण इस विधा में पूंजी की कमी आड़े नहीं आने पाती है। फ्रेंचाइजी व्यवस्था ने पुराने व अपने समय में लोकप्रिय मीडिया समूहों को पुनर्जीवित होने का अवसर उपलब्ध कराया है। मीडिया स्वामित्व की विविधताओं के कारण इसमें एकाधिकार जैसे शब्दों का स्थान लगभग समाप्त प्राय हो गया है। स्वामित्व की बात को छिपाया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसकी निगरानी के लिए प्रेस एवं पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के अंतर्गत प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्त होता है
और वह इसकी निगरानी करता है। साथ ही प्रकाशन करने से पूर्व स्वामी को संबंधित डिविजनल मजिस्ट्रेट को शपथ पत्र भी देना होता है। इस तरह से हम इस पूरे चैप्टर में इतना समझे, इतना जाने कि भारत देश में किस कानून के तहत मीडिया का संचालन किया जाता है, कौन मीडिया का मालिक होता है और मीडिया को चलाने के लिए आवश्यक सेवा शर्तें क्या होती हैं। इस लेक्चर के माध्यम से हम मीडिया स्वामित्व की पूरी जानकारी को आपसे साझा किए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, लेकिन हम फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ इसी चैनल पर फिर से आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।